तो पहला प्रश्न नंबर 1, पवन ऊर्जा क्या है? जो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, वो है पवन ऊर्जा क्या है? प्रश्न नंबर 2, पवन के बहने का क्या कारण है? मैं पहला प्रश्न दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो आप बच्चों। बहती हुई हवा पवन कहलाती है। जो बहती हुई हवा है ना, वो पवन है कहलाती है। बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है और इस हवा के सामने या इस हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन के घूर्णन में कर एक घूर्णन पद्धति द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिसे पवन चक्की कहते हैं। वास्तव में पवन चक्की वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस पवन चक्की में एक मजबूत आधार होता है, इसके ऊपर ब्लेड लगे होते हैं और इन ब्लेड्स की सहायता से कोई घूर्णन या रोटेशन पद्धति बनाई जाती है। तो जैसे जैसे ये ब्लेड घूमते हैं, मैंने ये घूमने का निशान लगा रहा हूँ मैं, वैसे वैसे इनकी घूर्णन का उपयोग घूर्णी सिस्टम द्वारा पवन चक्की को घुमाने में किया जाता है। यही पवन ऊर्जा है। यानी बहती हुई हवा में जो ऊर्जा होती है वो पवन है। पवन और हवा में फ़र्क है। हवा तो सब जगह है, लेकिन पवन सब जगह नहीं है। दूसरा प्रश्न मैंने लिखाया है कि पवन के बहने के क्या कारण हैं। भी ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण पवन ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है? तो बच्चों, इसके बहने के कारण तापांतर है। तापांतर का मतलब दो जगह के तापमान में अंतर उत्पन्न होना। तापांतर के कारण पवन ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहती है, या हम कहें कि ऊर्जा का बहाव होता है। पवन ऊर्जा का पवन है वो बहती है। तो पवन ऊर्जा में पवन के जो बहने का कारण है वो तापांतर है। अब तापांतर सूर्य के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के दो स्थानों में ताप में अंतर उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण है वो पवन बहने लगती है। तो सटीक आंसर इसका ये रहेगा कि पवन ऊर्जा में पवन के बहने का कारण है क्या है? तो पहला कारण है सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों पर तापांतर उत्पन्न होना। सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों पर तापमान उत्पन्न होना, असमान तापांतर उत्पन्न होना, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण। जलाशयों के असमान तप मतलब गर्म होने के कारण जलाशय असमान गर्म हो जाते हैं, एक तरफ ठंडे दूसरी तरफ गर्म। इन दो कारणों के कारण बच्चों पवन ऊर्जा बहती है। अब तीसरा प्रश्न आता है कि पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? तो वैसे तो बच्चों शताब्दियों से हम पवन ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। पवन ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नया नहीं है। हम
शताब्दियों द्वारा पवन ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। तो कैसे करते आ रहे हैं? प्राचीन समय में परंपरागत उपयोग था, जो आज भी चल रहा है। परंपरागत उपयोग में क्या होता है कि जो पवन ऊर्जा है उसका उपयोग कपड़े सुखाने में, अनाज को सुखाने में, नमक बनाने में सदियों से चल रहा है। हम घरों में कपड़े सुखाते ही हैं। कपड़ों को सुखाने में पवन ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कपड़ों में से जब या कपड़ों के जब हवा टकराती है तो उनके साथ जो कपड़ों में नमी है वो भी ले जाती है। तो इस प्रकार पवन ऊर्जा का परंपरागत उपयोग है। अपर्सनीय गैर परंपरागत उपयोग क्या है? गैर परंपरागत का मतलब है तकनीक में सुधार करके इसका उपयोग करना। तो गैर परंपरागत उपयोग करने के लिए विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पवन चक्की तैयार करते हैं। मैंने आपको लिखाया होगा प्रश्न ने कि पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है, आप कुछ पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। पवन चक्की एक मजबूत आधार होता है। जैसे ये एक मजबूत आधार नीचे ज़मीन पर लगाया, उसके ऊपर एक बड़ा टावर लगाया जाता है। टावर के ऊपर रोटेटर या घूर्णी गति करने वाले ब्लेड है वो लगा दिए जाते हैं। जब इन ब्लेडों में घूर्णन गति होती है तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित्र का टरबाइन इस घूर्णन सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे ये टरबाइन जोड़ दिया। अब जैसे जैसे पवन ऊर्जा आएगी वैसे वैसे ये ब्लेड है वो घूर्णन करेंगी। ये घूर्णन को दिखा रहा हूँ मैं। तो जैसे ही घूर्णन करेगी टरबाइन द्वारा डायनमो में विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। उसका उपयोग अनेक कार्यों में किया जा सकता है। विद्युत के उपयोग जो है वही है कुएं से पानी खींचने में, गेहूं से आटा बनाने की चक्की में। व्यापारिक रूप से एक पवन चक्की द्वारा प्राप्त जो नेट विभव होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए एक साथ कई पवन चक्कियाँ हैं वो जोड़ी जाती है। जैसे एक मान लो ये पवन चक्की है, ये दूसरी पवन चक्की है, ये तीसरी पवन चक्की है, ये चौथी पवन चक्की है, ये पांचवी पवन चक्की है। बहुत सारी पवन चक्कियों को आपस में जोड़कर तो इनका जो नेट विभव है, घूर्णन है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जिस कारण है वो टरबाइन और मजबूती से घूमेगा और हमें वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसको पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। ये टरबाइन है। यानी पवन ऊर्जा फार्म में बहुत सारी पवन चक्कियों का उपयोग एक साथ किया जाता है, क्योंकि बच्चों एक पवन चक्की से हमें कम विभव प्राप्त होता है। अब फिर प्रश्न ये बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि पवन ऊर्जा के लाभ लिखिए। ऐसा क्या है कि पवन ऊर्जा अन्य ऊर्जाओं से बेहतर है? पवन ऊर्जा के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ विंड एनर्जी। तो जो पहला लाभ है बच्चों, आप लोग किसी भी ऊर्जा स्रोत का जब जिक्र करो तो उसमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, कि वो नवीकरणीय है या नहीं। तो पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब ये हुआ कि हमें पवन ऊर्जा के समाप्त होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, यानी ये कभी समाप्त नहीं होगा। पवन ऊर्जा से, पवन चक्की से विद्युत प्राप्त कर ली, उस विद्युत का उपयोग कर लिया, फिर बाद में पवन चलेगी, बाद में पवन चक्की दोबारा चल जाएगी। मतलब ये नवीकरणीय है, यूज करो और दोबारा बनाओ, यूज करो और दोबारा बनाओ। दूसरा ये है, ये पर्यावरण हितैषी है।
पर्यावरण हितैषी का मतलब इससे पर्यावरण को नुकसान न के बराबर है। देखो बच्चों, वैसे तो कोई ऊर्जा ऐसी होती नहीं जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। कुछ न कुछ नुकसान तो पर्यावरण का होगा ही, बट फिर भी पर्यावरण की दृष्टि से पवन ऊर्जा एक पर्यावरण हितैषी कह सकते हैं। थोड़ा बहुत तो पवन ऊर्जा से प्रदूषण होता है, लेकिन वो नगण्य होते हैं, नेग्लिजिबल। प्रदूषण कब होता है वो मैं आपको पवन ऊर्जा की समस्याओं में समझाऊंगा। तीसरा पॉइंट ये है बच्चों कि ये ऊर्जा का एक दक्ष स्रोत है। दक्ष का मतलब बहुउपयोगी, टैलेंटफुल। चौथी विशेषता ये है बच्चों कि इसमें खर्चा लागत मूल्य बहुत कम है। यानी अच्छे ईंधन का ये गुण भी है कि वो सस्ता होना चाहिए। ये पवन ऊर्जा की समस्याएं थी, लाभ थे, जिनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न ये है कि पवन ऊर्जा की समस्याएं बताइए। अनेक अच्छाइयाँ होने के बावजूद पवन ऊर्जा से कुछ समस्याएं हैं। तो समस्याएं क्या क्या है हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। जो समस्याएं मैं बता रहा हूँ ना, वो टीचर को प्रभावित करने वाली समस्याएं हैं। आप आंसर इनका इसी क्रम में लिखना। कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न का उत्तर जब आता नहीं है तो बना बना के लिखने लग जाते हैं। तो आपको उत्तर की शुरुआत में मूलभूत बातें लिखनी चाहिए और बना बना के तब लिखना चाहिए जब उत्तर का अंतिम भाग हो। और बिल्कुल ही नहीं आए तब तो फिर उत्तर बना के लिखना ही पड़ता है। तो पहली समस्या ये है कि पवन ऊर्जा के उपयोग के लिए जो हवा की चाल है, पवन की चाल, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। ये पहली समस्या है। हवा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, जो कि हर जगह उपलब्ध नहीं होता। यानी वर्ष भर अधिकांश दिनों में इस वेग से हवा चलनी चाहिए। उसी स्थान पर पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा फिर ये इतना यूजफुल नहीं होगा, इतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी। दूसरा ये है, पवन ऊर्जा जिस स्थान पर लगाते हैं ना, वहाँ पर संचायक सेलों की प्रतिरोधी व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिरोधी व्यवस्था का मतलब ये है बच्चों कि पवन ऊर्जा के साथ ऐसे सेल लगाने चाहिए जिनको पवन ऊर्जा से एक बार चार्ज कर लें और जब पवन नहीं चल रही है तब उसका उपयोग कर लें। यानी पवन ऊर्जा का उपयोग हर समय नहीं किया जा सकता, इसलिए पवन ऊर्जा के साथ संचायक सेल लगाने पड़ते हैं। तो दूसरी समस्या ये हो गई कि पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए जो संचायक सेल है उनकी प्रतिरोधी व्यवस्था होनी चाहिए। संचायक मतलब साथ में हमें सेल जोड़ने पड़ेंगे जो पवन ऊर्जा के लिए, जो पवन ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को स्टोर कर सके, रासायनिक ऊर्जा में बदल सके। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि इसके लिए एक विशाल भूखंड की जरूरत पड़ती है। और भूखंड कम से कम बच्चों 1 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र लगाना है तो 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। बड़ा आसान है, एक का डबल। जितना मेगावाट का आपको पवन ऊर्जा संयंत्र लगाना है उसका आप डबल कर दो, उतना हेक्टेयर भूमि चाहिए। जैसे 2 मेगावाट का लगाना है तो फिर हमें 4 हेक्टेयर भूमि चाहिए। फिलहाल 1 हेक्टेयर के लिए वो कम से कम 1 हेक्टेयर के लिए क्या, 1 मेगावाट के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। चौथी समस्या ये है बच्चों कि पवन ऊर्जा जो संयंत्र है, पवन चक्की, वो खुले में रहते हैं तो अंधड़, चक्रवात, तूफान, वर्षा आदि के दौरान इसके उच्च स्तर की रख रखाव की आवश्यकता होती है। यानी इसका जो रख रखाव है ना, मेंटेनेंस, वो आसान नहीं है। ये 4 समस्याएं तो बुक से हैं। 5वीं समस्या मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, यदि आप याद रख पाओ तो।
पवन ऊर्जा की जो पवन चक्की है ना बच्चों, वो जो रेडियो सिग्नल्स है, सेना के जवान रेडियो सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, उनमें बाधा पहुंचाते हैं। छठी समस्या और एक्स्ट्रा बताता हूँ। पवन चक्कियाँ बड़ी बड़ी होती है, जब ये घूमती है बच्चों तो पक्षी वगैरह इनसे टकरा जाते हैं और मर जाते हैं। फिर भी अनेक प्रकार की बाधाओं के बावजूद पवन ऊर्जा का एक अच्छा साधन है। थैंक यू।